नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द्रोणाचार्य दीक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं रामकरण भाटी आपके बीच में। राजस्थान में जो महासंग्राम चल रहा है, हमारे ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आपने देखा ही होगा कि जिधर भी पूछे सबने फॉर्म भर रखे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि कंपटीशन जितना सोच रहे हो उतना कंपटीशन है नहीं, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा तैयार रहना है। तो इसके लिए मैं आपको आपकी मदद करूंगा हिंदी सब्जेक्ट में। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी के हमारे सिलेबस के बारे में। क्योंकि क्या पढ़ना है इससे भी इम्पोर्टेंट है कैसे पढ़ना है और टॉपिक्स को कितना टाइम देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कितना पढ़ना है। तो चलो मैं शुरू करते हैं। हम देखें अपना सिलेबस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक है संज्ञा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे आपको समझना ही पड़ेगा। यदि एग्जाम का लेवल मीडियम या नॉर्मल लेवल रहा तो आपको नॉर्मल सा पूछेगा, शब्द दे दिया इसमें कौन सी संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन। और यदि एग्जाम का लेवल हाई रहा तो आपको ऐसे पूछेगा कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना है, कौन सा शब्द या फिर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, इस टाइप से विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यदि एग्जाम का लेवल हाई रहा तो संज्ञा टॉपिक को आपको समझना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है टॉपिक दूसरा हमारा सर्वनाम। ये भी एक समझने वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के प्रयोग और उनके प्रकार ये सारे समझ में आए नहीं आए यदि आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक तो सर्वनाम होता है और एक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ज्यादातर कंफ्यूजन उन्हीं में रखते हैं। तो ये सर्वनाम और विशेषण, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, और इनमें जो सार्वनामिक विशेषण होता है और सर्वनाम में क्या डिफरेंस रहता है वो आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में ज्यादातर मोस्टली चांस रहते हैं वहां से क्वेश्चन आने के। तो सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको समझना पड़ेगा, आपको अच्छा टाइम देना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर क्रिया, क्रिया में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रियाओं के भेद, ये सारे आपको समझने हैं। उसके बाद में तत्सम और तद्भव शब्द, इसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा हो सके, एक किताब से दो किताब से जितने ज्यादा आप शब्द ढूंढ पाओ, अपना कलेक्शन बढ़ा पाओ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना अच्छा आपका कलेक्शन रहेगा शब्दों का, जितना संकलन आप अच्छा कर सकते हो, जितने ज्यादा शब्द आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये टॉपिक समझने का कम है, समझने में सिंपल सी बात है। जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है, और जिनमें कुछ परिवर्तन होकर प्रयोग होने लगे हिंदी में वो तद्भव हो गए, इतनी सी बात है। लेकिन शब्द बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें आपको देखना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा शब्द देखे हुए रहेंगे एग्जाम में फटाक से आपको याद आ जाएगा। देशज शब्द, विदेशी शब्द, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। अब विदेशी शब्द, उर्दू के शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई तरीका नहीं रहेगा। तो ये जो टॉपिक है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको रट्टे मारने हैं, ये ध्यान रखना। और जितने ज्यादा शब्द पढ़ सको उतने ज्यादा शब्द आपको पढ़ने हैं। अगला हम देखते हैं संधि। संधि के अंदर आपको नियम सीखने हैं, शब्दों को नहीं रटना है। आपको शब्दों को जोड़ना और तोड़ना सीखना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है वहां आपको शब्द ही दे, सीधा आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे संधि कौन सी है। आपको शब्द देकर उसको तोड़वा भी सकते हैं, या टूटे हुए शब्द देकर आपको बोल सकते हैं कि इनको जोड़ो। तो वहां आपको नियम आने जरूरी है। और संधि के यदि नियम सीख लिए तो फिर आपको शब्द याद करने रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो संधि को आपको डिटेल से समझना है, इसको अच्छे से समय देना है। संधि के बाद में देखते हैं, संधि विच्छेद के बाद में उपसर्ग। यदि आपने संधि को आराम से पढ़ लिया तो उपसर्ग को आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। संधि पढ़ी रहेगी, आपने यदि पढ़ ली तो आप शब्द को तोड़ना सीख जाओगे, और जब शब्द को तोड़ना सीख जाओगे तो आप उपसर्ग और प्रत्यय ऑलरेडी सीख जाओगे। उपसर्ग और प्रत्यय में जितने नॉर्मली जो बुक्सलेट मार्केट में आती है उनके शब्द आपको पढ़ने हैं, और संधि के नियम लगा के उपसर्ग और प्रत्यय की आपको पहचान करनी है। वरना हिंदी में इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आगे लग गया वो उपसर्ग है, जो पीछे लग गया वो प्रत्यय है। लेकिन शब्दों में विकार जो उत्पन्न होता है, जुड़ने पर जो चेंज होता है, वो आपको संधि आएगी तो ही ये टॉपिक आपसे सॉल्व होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखना है, लेकिन संधि जरूर डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद में पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इनमें हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि 200 शब्द पढ़ लिए और इन्हीं में से आएंगे। शब्दों का अपार समुंदर है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, हमें इतना ही करना है, जितने ज्यादा हो सकते हैं अपना शब्द भंडार बढ़ा लें। जितने अधिक शब्द हम पढ़ पाए उनको पढ़ लें।
जितने अधिक हमारे पास लिख पाए नए शब्दों को, जितने नए शब्दों से हम परिचित हो जाएं, वही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखना है इसमें। फिर आता है शब्द शुद्धि। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे इसमें गलत हो ही नहीं सकता। नॉर्मली इसमें गलतियों की ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी इससे बचे कैसे? समाधान क्या है इसका? समाधान इतना सही है, ज़्यादातर चांस रहते हैं कि पूछे हुए शब्द ही वापस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमारे पास मटेरियल है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनमें जो शब्द दे रखे हैं, किस किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और कौन कौन से शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपको इनमें देखना है। लेकिन समझने जैसा शब्द शुद्धि में कुछ नहीं है, इसको आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। वाक्य शुद्धि इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको ये देखना है कि वाक्य किस किस प्रकार से गलत हो सकता है, एक वाक्य में किस किस प्रकार से अशुद्धियां हो सकती हैं। वो आपने यदि आप पकड़ना सीख गए तो आपको कोई भी अशुद्ध वाक्य बना के दे देगा तो आप जल्दी से पहचान जाओगे कि इस वाक्य में इस प्रकार की गलती है, जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग, इस टाइप से। आगे हम देखते हैं इसके बाद में, तो इसमें है हमारे पास ये पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी प्रपत्र के मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपको रटने पड़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां वैसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, हमारे देसी बोलचाल की भाषाओं के शब्द आते हैं इसमें, ऐसे ही याद रहते हैं। 50% मुहावरे तो हमारे नोट्स के हमें ऑलरेडी याद रहते हैं। हमें ऐसे यूनिक मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद करने हैं जो आपने लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, उनको याद करना है। वरना छोटे मोटे मुहावरे लोकोक्ति तो हमें ऐसे ही याद रहते हैं, लेकिन तैयारी इनकी भी पूरी करके जाना है। जितने ज़्यादा मुहावरे लोकोक्ति आप कलेक्शन कर सको, उतने ज़्यादा आपको अपने पास अपना कलेक्शन करना है। फिर देखते हैं पारिभाषिक शब्द, जिसमें आते हैं अंग्रेजी के जो पारिभाषिक शब्द है, तकनीकी शब्द हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे समझने की कोशिश भी करेंगे तो समझ में नहीं आ पाता है। कारण क्या है? ये सारे ऐसे वर्ड है जो दैनिक लाइफ में, हमारी दैनिक दिनचर्या में काम नहीं आते। ये केवल पारिभाषिक जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसी में काम आते हैं। तो इन शब्दों के लिए अब इनको कैसे याद करें हम? तो इनके लिए आपको इतना ही करना है कि जो आपके बुक्स में, जो आपको नोट्स में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हाईलाइट करके देंगे। इसमें ज़्यादातर चांस ये रहता है, पिछले साल जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस दे रखे हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांस रहते हैं। फिर भी मान लो रिपीट नहीं हुए तो हमें तो अपनी तरफ से यही करना है कि जितने पारिभाषिक शब्द हमारे पास अवेलेबल हैं उनको पढ़ के जाना है, उनमें से आएगा तो हो जाएगा। हमें केवल वहाँ पर आइडेंटिफाई करना, आंसर तो लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, हमें तो पहचान करनी है, हमें वहाँ कोई मन से सोच के नहीं लिखना है। तो ये जितने भी तकनीकी शब्द हैं, हमें नए नए तकनीकी शब्द देख के जाने हैं नोट्स के अंदर, वहाँ आया तो करना है, वरना इसका कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई समझने जैसा इसमें नहीं है। इसके बाद में ये अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, ये सारे ऑफिशियल लेटर्स के वर्ड्स हैं। इनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और इनको समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल इनकी रीडिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड शब्दों से परिचित होना है। तो ये था हमारा सिलेबस। अब हम क्लासों को करेंगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार, फिर शब्दों को लेना शुरू करेंगे। तो आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है द्रोणाचार्य दीक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको कंटिन्यू हिंदी का पूरा कोर्स करवाऊंगा और अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ताकि आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चयन हो सके। थैंक यू।